नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, सियाचिन हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है या है? सियाचिन हिमनद हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। यह विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सबसे बड़ा हिमनद है। ऑपरेशन विजय सियाचिन हिमनद पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन का कूट नाम था। आपको बताना है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या तीनों ही कथन गलत हैं अथवा सही हैं। सियाचिन हिमनद के संदर्भ में आपको याद रखना है कि यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज पर स्थित एक ग्लेशियर है जो बिंदु NJ 9842 के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच LOC यानी नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। यानी पहला कथन सही है। हालांकि यह दुनिया का पहला सबसे बड़ा हिमनद नहीं है, अपितु यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है और पहला सबसे बड़ा हिमनद ताजिकिस्तान में अवस्थित है, जिसे हम फेडचेंको के रूप में जानते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सियाचिन हिमनद पर नियंत्रण करने के संदर्भ में भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा जो ऑपरेशन किया गया था उसे ऑपरेशन विजय नहीं कहा जाता है, अपितु उसे ऑपरेशन मेघदूत के रूप में जाना जाता है। यानी दूसरा और तीसरा जो कथन है वो हमारे गलत हैं और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल दो और तीन। सियाचिन हिमनद की अवस्थिति को आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। मुख्य रूप से इस पर नियंत्रण के माध्यम से भारतीय सेना न केवल पाकिस्तान की गतिविधियों पर नियंत्रण कर सकती है, साथ ही साथ इसके माध्यम से चीनी क्षेत्र की गतिविधियों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। हालांकि यह दुनिया के सबसे खतरनाक बैटलफील्ड्स में माना जाता है, जहां पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सैनिकों को विविध प्रकार की समस्याएं दे सकता है। इसमें हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट, हाइपोक्सिया से जवानों की मृत्यु हो जाती है और समय समय पर यहाँ पर एवलांचेस आदि भी देखे जाते हैं। आज के द हिंदू अखबार में सियाचिन से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके चलते यह चर्चा का विषय बन गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है या है, केवल एक, केवल दो, दोनों, की कोई भी नहीं। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में आपको याद रखना है कि यह खुदरा खरीदार के नजरिए के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है, जिसका आधार वर्ष 2012 है। हालांकि इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया जाता है, अपितु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक को जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में आपको याद रखना है कि इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, कृषि मजदूर के लिए CPI, ग्रामीण मजदूर के लिए CPI और शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी के लिए CPI को जारी किया जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनमें से पहले जो 3 हैं उनको श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है और चौथे को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में जाना जाता है, उसके द्वारा संकलित किया जाता है। यानी हमारा पहला कथन जो है वह सही नहीं है, दूसरा कथन हमारा सही है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके चलते यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है या है? यह पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है। यह सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। आपको बताना है केवल एक, केवल दो, दोनों, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो गलत कथन के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि जब हम बात करते हैं स्वामित्व योजना की, तो मुख्य रूप से यह ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण की एक योजना है, जो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है।
इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है, जिसमें ड्रोन तकनीक आदि का प्रयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमि है उसके स्वामित्व को पक्का किया जाएगा, ताकि इसके संदर्भ में डाटा बेहतर हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण आदि प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना ना पड़े। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने के संदर्भ में शुरू की गई एक योजना है, किंतु यह केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, अपितु यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। जब हम बात करते हैं केंद्रीय क्षेत्रक की योजना में, तो केंद्रीय क्षेत्रक की योजना में केंद्र सरकार के द्वारा 100% फंडिंग की जाती है, जबकि केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर भागीदारी करते हैं। इस रूप में दूसरा जो हमारा कथन है वह गलत है, पहला कथन हमारा सही है, और चूंकि गलत कथन पूछा गया है इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। आज के पत्र सूचना कार्यालय में स्वामित्व स्कीम से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसको आपको जानने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाल ही में खबरों में रहा जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय संग्रहण संवाद भारत द्वारा किस देश के साथ शुरू किया गया था? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी की अमेरिका। तो हाल ही में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, जिसे हिंदी में जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय संग्रहण संवाद के रूप में जाना जाता है, इसका शुभारंभ करने के लिए भारत के संदर्भ में अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति के दूत की आधिकारिक यात्रा हुई है, और इस रूप में यह अमेरिका के साथ शुरू किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो 3 स्तंभों पर आधारित है। इसमें जलवायु कार्यवाही के माध्यम से आने वाले दशक में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्य किया जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करने के लिए कार्य किया जाएगा, और साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संदर्भ में बेहतर वित्तीयन को सुनिश्चित करने के लिए भी सहयोग किया जाएगा। इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, अमेरिका। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसको जानने की आवश्यकता है। अब हम संघ लोक सेवा आयोग के पिछले साल के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? आपको बताना है कि यह कथन किसके संदर्भ में है। अमोघ वर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम कि प्रताप रुद्र द्वितीय? तो इसका सही उत्तर है हरिहर प्रथम यानी सी, जो मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसकी राजधानी के रूप में वर्तमान में हम्पी को जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों के द्वारा शासन किया गया, जिसमें संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु वंश महत्वपूर्ण है, जिसमें से हरिहर प्रथम के द्वारा 1336 से 1356 के काल में शासन किया गया था और बाद में बुक्का प्रथम उनके उत्तराधिकारी बने थे। यानी उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत ने 2 साल की अवधि में एक बार आयोजित होने वाली रक्षा प्रदर्शनी, जिसे हम डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो के रूप में जानते हैं, उसके दौरान भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव किया है। इसको संस्थागत बनाए जाने के माध्यम से अफ्रीकी देशों और भारत के बीच जो मौजूदा पार्टनरशिप साझेदारियां हैं उसको और बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, सामुद्रिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में जुड़ाव और अभिसरण के नए क्षेत्रों की खोज करने में मदद की जा सकती है। भारत द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आईडीएसए संस्थान, जिसे हिंदी में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के रूप में प्रसिद्ध है, उसके द्वारा भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के संदर्भ में एक नॉलेज पार्टनर यानी ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य किया जाएगा, जो आगे चलकर रक्षा सहयोग को आवश्यक सहायता प्रदान कर सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस एक्सपो के साथ साथ भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के अगले संस्करण में भी अफ्रीकी राष्ट्रों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेंगे और
अगला डेक्स एक्सपो मार्च 2022 में गुजरात गांधीनगर में आयोजित किया जाने वाला है। यह जो संवाद होने वाला है इसका विषय है भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और सिनर्जाइज करने के लिए रणनीति को अपनाना। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहली बार भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 6 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिफेंस एक्सपो के संयोजन में आयोजित किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा सह आयोजित किया गया था और यह जो कॉन्क्लेव है यह भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण के क्रम में मंत्रिमंडलीय स्तर पर पैन अफ्रीका कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहला था। कॉन्क्लेव के दौरान लखनऊ घोषणा नामक संयुक्त घोषणा भी जारी की गई और इसके माध्यम से भारत और अफ्रीका के बीच के जो रक्षा संबंध हैं उनको और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि भारत अफ्रीका के संबंध घनिष्ठ और ऐतिहासिक रूप से काफी परिपक्व रहे हैं और दोनों देशों के बीच की रक्षा संबंधों की नींव को आप सागर के रूप में देख सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देख सकते हैं। सागर सिद्धांत मुख्य रूप से भारत का हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के माध्यम से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में कार्य करना चाहता है। वह सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की सुरक्षा यानी परिवहन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहता है और साथ ही साथ इस क्षेत्र में उभरने वाले खतरों के संदर्भ में भी कार्य करना चाहता है। इसके संदर्भ में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है जिसके लिए भारत और अफ्रीका दोनों के द्वारा ही मिलकर कार्य किया जा रहा है। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।